नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार शर्मा स्टडी पुर क्लासेस परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कल हम सभी ने संस्कृत भाषा के अंतर्गत वर्ण विचार की कुछ चर्चा की थी। वर्ण विचार के अंतर्गत जो हमने चर्चा की थी, जो पढ़ाई की थी, एक बार उसको हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी छात्र अपनी पेन व कॉपी साथ में लेकर बैठे और जो जैसे मैं लिखा रहा हूँ और आपको कुछ लिखना है तो वीडियो को पॉज करके उसे लिखें और साथ में याद करें, ताकि आपकी मेरी मेहनत सफल हो और आपकी भी पढ़ाई अच्छे से हो। हमने कल संस्कृत भाषा के अंतर्गत भाषा की सबसे पहले परिभाषा पढ़ी थी। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव विचारों को आदान प्रदान करते हैं। मन के भावों का विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से बात का कम्युनिकेशन बिठाना, बात करने का जो साधन होता है वह भाषा कहलाती है। भाषा का वास्तविक अर्थ मैंने आपको बताया था कि भाषा का वास्तविक अर्थ होता है बोलना या उच्चारण करना। अर्थात भाषा जरूरी नहीं है कि लिखित रूप में हो, वो लिखित रूप में हो वही भाषा कहलाए, या जिसका लिखित रूप प्राप्त नहीं वो भाषा नहीं कहलाती है। मैंने आपको कल उदाहरण देकर भी समझाया था कि हमारे इतिहास में कई ऐसी भाषाएं हैं जिनके लिखित रूप प्रमाण में नहीं मिलते, लेकिन उन्हें बोला जाता था, अर्थात लोगों से विचार विनिमय किया जाता था, फिर भी वह भाषा थी। इसके अंतर्गत हमने देखा भाषा के अंतर्गत एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत वाचन होता है और श्रवण होता है, यानी बोला जाता है और सुना जाता है। लिखित भाषा के अंदर हमने देखा कि पठन और लेखन होता है, यानी लिखे हुए को पढ़कर भावों को समझा जाता है। आगे इसके अंदर देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य या वाच्य कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण की हम सबसे पहले चर्चा कर रहे थे कि वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। और हमने कहा था कि हमने पढ़ा था कि भाषा के अंतर्गत सबसे पहली सीढ़ी किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे प्रथम जो कार्य है उसके वर्णों को हमें सीखना होता है। वर्णों को सीखने के बाद में हमें उनके शब्दों को सीखना होता है, और शब्दों को जब सीख जाते हैं तो हम उस भाषा के वाक्य निर्माण सीख जाते हैं। और जब किसी भाषा के वर्ण, शब्द और वाक्य की हमें ज्ञान हो जाता है तो हम उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद में हमने वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण क्या होता है। सबसे पहले हमने वर्ण की भाषा पढ़ी कि भाषा की सबसे छोटी व अंतिम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी व अंतिम इकाई जिसे क्या कहा जाता है, वर्ण, उसे अक्षर भी कहा जाता है। और अक्षर का मैंने आपको संस्कृत में परिभाषा भी बताई, न क्षरन्ति इति अक्षराः, अर्थात जो न नष्ट हो न ही अंतिम रूप से टूटने के बाद में उससे और अधिक नहीं टूटे, जो ना ही टूटे और नहीं नष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इसके बाद में हमने एक वाक्य के माध्यम से समझा कि वर्ण कैसे कार्य करते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, रामः विद्यालयम गच्छति, तो यह संपूर्ण जो लिखा है रामः विद्यालयम गच्छति, यह एक वाक्य है। इसमें से रामः विद्यालयम और गच्छति, जब ये वाक्य के अंतर्गत आते हैं तो इन्हें पद कहा जाता है। मैंने आपको पद की परिभाषा बताई कि शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहा जाता है। और जब वाक्यों में से जब एक एक शब्दों को अलग अलग लिख दिया जाता है तो उसे शब्द कहा जाता है। और शब्दों को जैसे वाक्य में से शब्द के रूप में हमने तोड़ा, और शब्दों को भी हम अंतिम रूप से जैसे र, आ, म और अह, इनको वर्णों के रूप में हमने अंतिम रूप से तोड़ लिया। यही भाषा की अंतिम इकाई कहलाती है। वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण हुआ और शब्दों से मिलकर ही वाक्य का निर्माण हुआ। इसके बाद में हमने देखा कि वर्ण के भेद, के वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वर वर्ण जिनको अच वर्ण भी कहा जाता है, व्यंजन वर्ण जिन्हें हल वर्ण भी कहा जाता है, और अयोग वाह। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि स्वर वर्णों की, कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि स्वतो राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो
स्वतः यानी स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारण करने में अन्य किसी भी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 13 स्वर वर्ण होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था स्वर वर्णों के प्रकार। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, हमने यहाँ तक की चर्चा कर ली थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छी प्रकार से तैयार करके आए होंगे, पढ़ के आए होंगे और आगे भी इसी मेहनत और लगन से आप पढ़ेंगे। इसके बाद में हम सबसे पहले स्वरों की चर्चा कर रहे थे। स्वरों की चर्चा में हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम स्वरों के अंतर्गत सबसे पहले ह्रस्व स्वर की चर्चा करेंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात सबसे कम समय, हम लिख सकते हैं यहां पर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे। और सबसे कम समय को कैसे निर्धारण किया जाता है कि सबसे कम समय कितना कम समय? एक मात्रा का। सबसे कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो संस्कृत में 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। यहां तक सभी एक बार इसे लिख लें। आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर 5 कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अ, ई, उ, री, री। सभी विद्यार्थी जो छोटी कक्षा में है, छठी सातवीं कक्षा में है, अगर उन्हें इनका उच्चारण नहीं आ रहा है तो मेरे साथ इनका उच्चारण करिए। अ, फिर ई, उ, री और री। ये कौन से स्वर होते हैं हमारे? ह्रस्व स्वर। इसके आगे लिखेंगे ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है।
प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऋष्य स्वर है इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? मूल स्वर, यानी इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं संख्या में? ये भी कितने होते हैं बेटा? 5 ही होते हैं। 5 कौन कौन से? वही अ, ई, उ, री और री। इसके आगे देखेंगे हम दूसरा स्वर पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की हम परिभाषा लिखेंगे, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों से दोगुना समय। हमने पढ़ा स्वर वर्णों में कितना समय लगता था? एक मात्रा का। तो इनमें कितना समय लगेगा? 2 मात्राओं का समय लगेगा। स्वर वर्णों से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हम लिखेंगे दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर संख्या में 8 होते हैं। ये 8 दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ, आई, औ। 8 दीर्घ स्वर कौन कौन से थे बेटा? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। इनमें जो ये अंतिम 4 स्वर होते हैं, अंतिम 4 स्वर ए, ओ, आई और औ, इन्हें अंतिम 4 स्वरों को ध्यान से देखेंगे सभी। अंतिम 4 स्वरों को क्या कहा जाता है? इन्हें संयुक्त स्वर, मिश्रित
मिश्रित स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। सभी 8 स्वरों को दीर्घ स्वर तो कहा ही जाता है, उसके साथ में प्यारे विद्यार्थियों ए, ओ, आई, औ, इनमें से 8 दीर्घ स्वरों में से अंतिम 4 स्वरों को संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर, संधि स्वर भी कहा जाता है। इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है समझेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले समझेंगे संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनमें जो ये अंतिम 4 स्वर हैं वो वे 2 स्वरों के योग से बने हुए होते हैं। जैसे आ प्लस ई के योग से ए बनता है, अ प्लस उ के योग से ओ बनता है, अ प्लस ए के योग से आई बनता है और अ प्लस ओ के योग से अब बनता है। ये अंतिम 4 स्वर 2-2 स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। मिश्रित स्वर इसलिए कहा जाता है कि ये सभी चारों अंतिम जो 4 स्वर हैं ये 2-2 स्वरों के मिश्रण से बनते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि मिश्रण 2 असमान तत्वों के या यौगिकों के योग से बनता है। हम ध्यान से देखेंगे तो आ भी अ प्लस ऐसे बनता है, तो इन्हें संयुक्त स्वर या संधि स्वर या मिश्रित स्वर क्यों नहीं कहा जाता। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इनमें जो दो स्वर हैं ये समान हैं, एक समान है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर जब नहीं कहा जाता, क्योंकि मिश्रण जो होता है वो 2 असमान तत्वों में होता है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मिश्रित स्वर में 2 असमान अलग अलग स्वरों का योग हो रहा है। यहाँ पर अ और ई के योग से ए बना है, अ और उ के योग से ओ बना है, अ और ए के योग से आई, अ और ओ के योग से औ बना है। 2 असमान स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। और हम देखेंगे अ और ई में संधि होकर ए स्वर बना, अ और उ में संधि होकर ओ स्वर बना, अ और ए में संधि होकर आई स्वर बना, अ और ओ में संधि होकर औ स्वर बना, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। और इनमें हम देखेंगे जो ये शुरू के 2 हैं ए और ओ, इन्हें गुण संधि के स्वर, या हम कह सकते हैं इन्हें सीधा गुण स्वर भी कहा जाता है। और जो ये नीचे के 2 हैं इन्हें वृद्धि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि गुण संधि में अ और ई मिलकर ए, अ और उ मिलकर ओ होते हैं, इसलिए इन्हें गुण स्वर। और वृद्धि संधि में अ और ए मिलकर आई, अ और ओ मिलकर औ वृद्धि आदेश होते हैं, इसलिए इन्हें वृद्धि स्वर भी कहा जाता है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारे स्वर का भाग आता है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तीन गुना समय लगता है, अर्थात तीन मात्राओं का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर कहा जाता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। देखो, जिन स्वर पुल्ल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से, ह्रस्व स्वरों में कितना समय लग रहा था? सबसे कम अर्थात एक मात्रा का। तो ह्रस्व स्वरों से तीन गुना समय लगे अर्थात तीन मात्राओं का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो तीन मात्राओं का स्वर लग रहा है, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। आगे देखेंगे, सभी स्वर नहीं, ये स्वर अलग से स्वर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें स्वरों में, जैसे हमने देखा ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 13। अब पुल्ल स्वरों को अलग से स्वर नहीं माना जाता है, अलग से इनकी गिनती नहीं की जाती, इन्हें इन्हीं में से शामिल किया जाता है, इसलिए इनके अलग से भेद नहीं होते। हम लिखेंगे, इन्हें अलग से स्वर नहीं माना जाता है, सभी स्वर प्लुत होते हैं, सभी स्वर प्लुत होते हैं। अब तीन मात्राओं का समय लगता है, वो त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर तीन मात्राओं का किस प्रकार समय लगता है वो देखेंगे। जैसे ओम, हम सब जानते हैं ह्रस्व स्वर को बोलने में अर्थात ए को बोलने में एक मात्रा का समय लगा, इसलिए इसे कहा गया एक मात्रिक। दीर्घ स्वर आ को बोलने में आ बनता है ए प्लस और ऐसे, अर्थात एक और दो, दो मात्राओं का समय लगा, इसलिए इन्हें कौन सा स्वर कहा गया? द्विमात्रिक। अब प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक कहा जाता है, त्रिमात्रिक कहा जाता है। तो पहले लिखेंगे,
प्लुत स्वर की पहचान के लिए हिंदी के तीन हिंदी के तीन के निशान का प्रयोग या हिंदी के 3 अंक का या निशान का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक मात्रा का, यहाँ द्वित 2 मात्रा का समय लगा, यहाँ 3 मात्रा का। 3 मात्रा का किस प्रकार समय लगता है बेटा? जैसे हम सभी इसे जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? ओम। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो इसको इस प्रकार पढ़ते हैं ओम, अर्थात हम ओ को थोड़ा धीर लंबा श्वास लेकर के या लंबा स्वर लेकर के बोलते हैं, इसलिए इसे त्रिमात्रिक कहा जाता है, इसे प्लुत कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई आपका साथी दूर खड़ा होता है और उसका नाम, जैसे उसका नाम कृष्णा है, और उसे दूर दूर जब वह खड़ा तो उसे बुलाने के लिए हम कैसे कैसे उसे पुकारते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं? कृष्णा कृष्णा ऐसे प्रयोग करते हैं। अर्थात जो अंतिम में आ है उस स्वर को हमने थोड़ा लंबा उच्चारण किया, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे प्लुत स्वरों में, जैसे ओम, कृष्णा आदि। इसे लिखें